Student, we are going to study today new chapter foundation. Foundation is a structural element below the ground level that transfer load of superstructure to the soil safely. Okay. जो फाउंडेशन होता है वो सबसे ग्राउंड लेवल पे होता है, मतलब स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर का सबसे लोअर पार्ट फाउंडेशन होता है हमारा। वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल लोड को कैरी करके उस लोड को सॉइल को ट्रांसफ़र करता है। ओके, तो इस चैप्टर में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं, डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फुटिंग पढ़ने वाले हैं, प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल, सॉइल में प्रेशर कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पढ़ने वाले हैं, कोडल प्रोविजन फॉर फुटिंग, फुटिंग के लिए क्या क्या कोड में प्रोविजंस दिए गए हैं वो पढ़ेंगे, डिजाइन ऑफ रेक्टेंगुलर आइसोलेटेड ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस सब्जेक्टेड टू एक्सियल लोड, एक्सियल लोडेड आइसोलेटेड फुटिंग पढ़ेंगे एंड कंबाइंड फुटिंग पढ़ेंगे। ओके, सो foundation is a structural element below the ground level that transfer load of the superstructure to the soil safely. Okay, foundation have two types, shallow footing, deep footing. Shallow footing we have isolated footing and combined footing and strap footing and raft footing. These are the shallow footing. Shallow footing means simply mean कि जिसका depth कम होता है, that is shallow footing, एंड डीप फुटिंग इज़ दैट जिसका डेप्थ फाउंडेशन का बहुत ज़्यादा होता है, वो डीप फुटिंग होता है। पाइल एंड बेल फुटिंग इज़ द डीप फुटिंग। डीप फुटिंग कब प्रोवाइड करा जाता है, जब सॉइल का बियरिंग कैपेसिटी बहुत लो होता है। जब लो होता है तो हमें स्ट्रक्चर के लोड को डिफरेंट हार्ड स्ट्राटा में ट्रांसफ़र करना होता है। हियर इज द सॉइल विच इज़ नॉट कैपेबल टू बियर दिस लोड ऑफ द स्ट्रक्चर। ओके, सो वी विल प्रोवाइड अ डीप फुटिंग, this type of structure, to transfer the load of the structure to the hard strata. Somewhere here is a hard strata of the earth crust. So deep footing structural load को hard strata में ट्रांसफ़र करता है जब soil bearing capacity low होता है। shallow footing bearing capacity अच्छा होता है, वहाँ प्रोवाइड किया जाता है, और low load bearing structure होता है। that means कि जो जहाँ जिस स्ट्रक्चर पे, दैट मीन्स जिस स्ट्रक्चर पे लोड कम आ रहा है वहाँ सैलो फुटिंग डिज़ाइन होता है। जो हमारा प्राइवेट हाउस होता है, छोटा छोटा बिल्डिंग होता है जिस पे लोड कम आ रहा है, तो वहाँ हम लोग सैलो फुटिंग देंगे। डीप फुटिंग कहाँ देते हैं, ब्रिजेस वगैरह, वहाँ लोड बहुत ज़्यादा आता है, ब्रिज में हो गया फाउंडेशन, डीप फुटिंग डैम में हो गया, और जब वाटर में स्ट्रक्चर बनता है तब हो गया डीप फुटिंग, तब प्रोवाइड करते हैं जब हैवी लोड आता है। लो लोड के लिए हम लोग सैलो फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। ओके, नाउ वी विल गो थ्रू द टाइप ऑफ सैलो फुटिंग वन बाय वन। इन दिस चैप्टर वी हैव टू डिजाइन फॉर द सैलो फुटिंग, सैलो फाउंडेशन। ओके, फॉर आइसोलेटेड फुटिंग, इफ वन फुटिंग इज फॉर वन कॉलम वॉल, मीन्स वन फुटिंग अगर यूज हो रहा है कॉलम के लिए या फिर वॉल के लिए, देन इट इज टर्म्ड एज आइसोलेटेड फुटिंग। It may be square, rectangular, circular in plane and of uniform thickness, stepped or sloped elevation. ये हमारे पास वन कॉलम है। वन कॉलम के लिए अगर एक फुटिंग यूज हो रहा है, दैट मीन्स दैट इज नोन एज आइसोलेटेड फुटिंग। रेक्टेंगुलर हो सकता है, ट्रेपेजॉइडल हो सकता है, स्टेप्ड हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, सर्कुलर हो सकता है। ओके, दीज आर नोन एज आइसोलेटेड फुटिंग, डिफरेंट शेप ऑफ आइसोलेटेड फुटिंग। Okay, what is combined footing? It is provided in the following two cases. Combined footing means वहाँ पे हमारा क्या हो रहा था कि एक कॉलम के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड हो रहा था, उसे हम लोग आइसोलेटेड फुटिंग कह रहे थे। लेकिन कंबाइंड फुटिंग में क्या हो रहा है कि दो कॉलम प्रोवाइड है, उसके लिए एक फाउंडेशन बनाया गया। दिस इज कॉलम। ओके, कॉलम फुटिंग पे बेस्ड होता है, मतलब लाई करता है फुटिंग के ऊपर। तो जब दो कॉलम को कंबाइन करके एक फाउंडेशन में फ्रेम किया जाता है, दैट इज नोन एज कंबाइंड फुटिंग। वो टू केसेस में प्रोवाइड करते हैं हम लोग कंबाइंड फुटिंग। केस वन, इफ कॉलम आर क्लोजली स्पेस्ड एंड देयर इज आइसोलेटेड फुटिंग आर ओवरलैप्ड, देन कंबाइंड फुटिंग इज प्रेफरेबल। दैट मीन्स कि आपका एक कॉलम यहाँ आ रहा है और एक कॉलम बिल्कुल इसके पास आ रहा है, तो अगर आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करते हो, मीन्स इसके लिए अलग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हो और इस कॉलम के लिए अलग फाउंडेशन प्रोवाइड करते हो, देन ओवरलैप हो जाता है। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, दोनों को ऐड करके दोनों का
सेम फाउंडेशन प्रोवाइड करवा देते हैं। इन केस 2, इफ कॉलम इज प्लेस्ड एट द लैंड बाउंड्री, दिस इज द बाउंड्री, और कॉलम लैंड बाउंड्री पे, जो ये लैंड है हमारा उसके बाउंड्री पे लाई कर रहा है। Okay, if column is placed at the land boundary, then it is isolated footing is combined with isolated footing of other column to get desired pressure distribution for economical design. Okay, that means कि हमारा बाउंड्री है और हमारा कॉलम यहाँ लाई कर रहा है। Okay, तो इसके लिए अलग फाउंडेशन ना प्रोवाइड करके अगर एक कॉलम यहाँ पर रहा है तो दोनों को ऐड करके यहाँ सेम फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। इकोनॉमिकल होने के लिए, मतलब खर्च कम होने के लिए, कॉस्ट कम रहेगा। दैट मीन्स ये फाउंडेशन यहाँ तक जा रहा है इस कॉलम के लिए, तो इसी के बीच में एक और कॉलम को बना दिया, प्रोवाइड कर दिया, कंबाइन कर दिया, ताकि एक तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो, डिजायर्ड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हो और इकोनॉमिकल भी हो, खर्च भी ज़्यादा नहीं हो। इस केस में क्या हो रहा था कि हमारा ये कॉलम है और ये फाउंडेशन है। ओके, लाइन बाउंड्री पर लाई कर रहा है, दिस इज द बाउंड्री। यहाँ हमने फाउंडेशन प्रोवाइड करा तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ बहुत ज़्यादा हो रहा है, इस पोर्शन पे लोड ज़्यादा आएगा ना, कॉलम पे लोड आता है, फिर ट्रांसफ़र करता है फुटिंग को, तो फुटिंग को जो ट्रांसफ़र कर रहा है तो इसके आसपास का जो एरिया हो गया फुटिंग का वो ज़्यादा लोड लेता है, तो यहाँ ज़्यादा आ रहा है और इस वाले पोर्शन पे कम आ रहा है। जब हमने कंबाइन कर दिया, दो कॉलम का फाउंडेशन एक कर दिया, देन लोड बैलेंस हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ इसके कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा नहीं है लोड, कि यहाँ बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है और यहाँ कम आ रहा है। यहाँ भी ये पहले कम था, यहाँ इस पोर्शन पे बहुत ज़्यादा था, अब ये भी थोड़ा इंक्रीज हो गया, मतलब लोड लेने की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई और लोड यहाँ भी ट्रांसफ़र हो रहा है अच्छे से और यहाँ भी लोड ट्रांसफ़र हो रहा है अच्छे से। तो फॉर डिजायर्ड प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर इकोनॉमिकल डिज़ाइन, जब बाउंड्री पे कॉलम लाई करेगा तो हम लोग कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। और पहला केस क्या था कि जब दो कॉलम का डिस्टेंस कम हो तो हम लोग कंबाइंड फुटिंग प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द नोट फॉर दिस कंबाइंड फुटिंग। फॉर यूनिफॉर्म प्रेशर ऑन द सॉइल बिलो द फुटिंग रिजल्टेंट ऑफ ऑल लोड मस्ट पास थ्रू द CG ऑफ द प्लेन। If two unequally loaded columns are supported by footing and length of the footing is restricted, then trapezoidal footing is provided for uniform pressure distribution on the soil. This means that कि जब हम कॉलम डिज़ाइन कर रहे हैं, फुटिंग डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये ज़रूरी है कि जो हमारा लोड है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ भी CG आ रहा है, उस स्ट्रक्चर का जहाँ भी CG आ रहा है वहाँ से पास होना चाहिए। ओके, सेकेंड, दो अनइक्वली लोडेड कॉलम है, मीन्स तो दो अनइक्वल लोडेड कॉलम अगर हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं तो दैट केस में हम लोग क्या प्रोवाइड करते हैं, ट्रेपेजॉइडल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। फुटिंग जो होता है ट्रेपेजॉइडल शेप में प्रोवाइड करते हैं। जब अनइक्वल लोडेड कॉलम सपोर्ट करते हैं सेम कॉलम में, कंबाइंड करते हैं और फुटिंग का लेंथ रिस्ट्रिक्टेड होता है, मतलब इंक्रीज नहीं कर सकते, फुटिंग का लेंथ इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस वी विल प्रोवाइड ट्रेपेजॉइडल shape. Okay, here we have given if two unequally loaded columns are supported by footing and length of the footing is restricted, then the trapezoidal footing is provided for the uniform pressure distribution on the soil. So here unequal loaded है, ये बड़ा है और ये छोटा है, मतलब इस पे लोड ज़्यादा आ रहा है और इस पे कम आ रहा है, या जो भी हो unequal loaded है। ओके, तो इस केस में हमारे पास ये रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब कि फुटिंग का लेंथ, जो फुटिंग का लेंथ है रिस्ट्रिक्टेड है, मतलब और इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस वी विल प्रोवाइड ट्रेपेजॉइडल सेक्शन। ओके, इस शेप का प्रोवाइड करेंगे जब लेंथ रिस्ट्रिक्टेड हो और टू अनइक्वल कॉलम को एक साथ कंबाइन करना हो, कंबाइंड फुटिंग बनाना हो। ओके, नाउ फॉर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल। प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल में कैसे होता है, दिस इज अवर कॉलम एंड दिस इज अवर फुटिंग एंड ऑल्सो नोन एज फाउंडेशन। ओके, तो लोड आया कॉलम में, वो ट्रांसफ़र हुआ हमारे फुटिंग में। फुटिंग कहाँ ट्रांसफ़र करता है, ये जो फुटिंग कॉलम से जो लोड ट्रांसफ़र हुआ फुटिंग में, फुटिंग ट्रांसफ़र करता है सॉइल में। ओके, P/A प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन एरिया में हो रहा है, एंड दिस इज मोमेंट एंड दिस इज मोमेंट। ओके, दिस इज अवर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम एंड रेक्टेंगुलर फुटिंग, कॉलम and footing, and this is the distribution of pressure to the area, and this is the moment distribution. Okay, we have combined moment and pressure distribution.
सो वी विल गेट लाइक दिस डायग्राम, मीन्स हमने इसको और इसको मिक्स कर दिया, कंबाइन कर दिया, देन हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन सॉइल में इस तरह का हो जाएगा। पहले क्या था, प्रेशर बाय एरिया डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से, मोमेंट और प्रेशर दोनों को कंबाइन करके हमारे पास प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इस शेप में आ जाएगा। ओके, मैक्सिमम और मिनिमम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन होगा सॉइल में। हमारे पास मैक्सिमम निकालना होगा कि मैक्सिमम प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कितना हो रहा है और मिनिमम कितना हो रहा है। तो इस वैल्यू से हमारा मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का निकलेगा और इससे मैक्सिमम निकलेगा। हमने क्या किया, ऐड कर दिया, ये प्लस ये मोमेंट प्लस प्रेशर दोनों को ऐड कर दिया, फॉर्मूला ये आ गया। फॉर जस्ट जीरो प्रेशर ऑन वन एक्सट्रीम फाइबर, P divided by A minus moment divided by moment of inertia into length divided by 2 equal to 0. P is load and area is L into B, length into breadth equal to area, moment equal to P into eccentricity, load into eccentricity, जिस लेंथ पे लोड लग रहा है, लोड into that length, divided by moment of inertia for rectangular section, we have B into L cube divided by 12. This is the process for finding the moment of inertia for rectangular section. Okay, circular section के लिए अलग होता है, into L divided by 2. So E equal to L divided by 6, जो इसेंट्रिसिटी होगा हमारा वो L divided by 6, मतलब लेंथ के 6 पार्ट पे वो इसेंट्रिसिटी हमारा डेवलप होगा। जो हमारा यहाँ इंटू होगा लोड इंटू इसेंट्रिसिटी, तो एल इसेंट्रिसिटी इक्वल टू एल डिवाइडेड बाई 6। दिस इज फॉर जीरो प्रेशर ऑन वन एक्सट्रीम फाइबर। नाउ फॉर नॉन जीरो प्रेशर, फॉर नॉन जीरो अपवर्ड प्रेशर फ्रॉम सॉइल, नो लिफ्टिंग कंडीशन, रिजल्टेंट मस्ट पास थ्रू द मिडिल थर्ड ऑफ द प्लेन एरिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिडिल थर्ड रूल। नॉन जीरो प्रेशर के लिए अपवर्ड प्रेशर जो नॉन जीरो हो रहा है उसमें हमारा जो L/3 लेंथ के L/3 पार्ट पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा लोड का, इसे हम लोग मिडिल थर्ड रूल भी बोलते हैं। नाउ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन कम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। सो कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय द सॉइल ऑन द फुटिंग बेस ऑफ द प्लान एरिया 3/4। फुटिंग का ये 3/4 प्लान एरिया है। ओके, 3/4 मीटर। दिस फुटिंग इज सपोर्टिंग एक्सियल लोड। एक्सियल लोड मीन्स हमारा जो लोड है वो एक्सिस पे लाई कर रहा है। ओके, यूनी एक्सियल या बाई एक्सियल क्या होता है, इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम को बोलते हैं। दैट मीन्स कि एक्सिस पे लोड नहीं आ रहा है, कुछ इसेंट्रिसिटी पे, एक्सिस से थोड़ा डिस्टेंस पे आ रहा है, दैट इज नोन एज इसेंट्रिक लोडिंग कॉलम बोलते हैं। तो एक्सियल लोड आ रहा है, that is 200 kilonewton and moment is 4 kilonewton per meter about shorter side at its base. Okay, so we have to find sigma maximum and minimum, means minimum pressure exerted by soil for fitting and maximum pressure exerted by soil on footing. So P by A plus minus m divided by I, this is moment and this is moment of inertia, into L divided by 2. So we have P 200 kilonewton into 200 kilonewton, we have area equal to 3/4 plus minus 400 divided by B, B equal to 3 and L equal to 4, L cube divided by 12, L equal to 4 divided by 2. So by plus sign we get sigma maximum, that is 216.67 kilonewton per meter square. For sigma minimum we have 116.67 kilonewton per meter square. Now we have some provision given by code book for footing. Okay, तो minimum slab thickness is 150 mm. जो फुटिंग का मिनिमम स्लैब थिकनेस होगा वो 150 mm होगा। मिनिमम नॉमिनल कवर विल बी 50 mm। फुटिंग का जो कवर होगा दैट मीन्स जहाँ से रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे
नॉमिनल कवर विल बी 50 mm मिनिमम, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं जाएगा, ओके। और मिनिमम स्लैब थिकनेस, जो स्लैब का थिकनेस होगा दिस इज, वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 150 mm। डायमेंशन ऑफ फुटिंग ऑफ पीसीसी शुड बी सच दैट फॉलोइंग कंडीशन मस्ट सेटिस्फाइड। जो डायमेंशन होगा लेंथ इनटू ब्रेथ पीसीसी का, ये जो कंडीशन हमारे पास गिवन है उसको सारे को उसको फॉलो करना होगा। tan अल्फा शुड बी लेस दैन 0.9 अंडर रूट 100Q डिवाइडेड बाई FCK प्लस 1। मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज, कंक्रीट का जो मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेंथ होगा वो इतना होना चाहिए। कोड के हिसाब से जो साइज होगा वो इसे फॉलो करते हुए बनेगा और मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी कंक्रीट का ये होगा। सो फॉर मैक्सिमम बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट इज 0.45 FCK A2, दिस इज A2 डिवाइडेड बाई A अंडर रूट, वेयर A2 डिवाइडेड बाई A1 should not be greater than 2. This is our section and here is A1, this is A1 and this is A2. This is step footing, this is our column and this is our foundation, okay. This area is A1 and this area is A2. Bearing strength of concrete is enhanced by under root A2 divided by A because concrete of the region 1 is confined by the concrete region 2. बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जो कैपेसिटी होता है वो एनहांस किया जाता है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का रूट निकाल कर, बिकॉज कंक्रीट ऑफ रीजन 1 इज कन्फाइंड बाई कंक्रीट ऑफ रीजन 2। ये रीजन 1 का जो कंक्रीट होता है वो कन्फाइंड होता है रीजन 2 के एरिया के कंक्रीट के थ्रू। द स्मॉल न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन द enhancement of bearing strength of concrete, okay. So this is our footing and this is column, area 1 and area 2, this size is 2 meter. We have to find out the calculation of A2 and A1. So we have A2 0.8, this area is 0.8 and this area is 0.5. So 0.8 into 0.8 and 0.5 into 0.5 we have 1.6 which is less than 2. For FVR 0.45 FCK under root A2 by A1 we have 0.45 FCK, we have given M30, we have given M30, so 30 into 1.6, so FVR equal to 21.6 Newton per meter square. Bearing capacity of concrete, this is bearing capacity of concrete 21.6 Newton per mm square. This was the formula for the maximum bearing capacity 0.45 FCK under root A2 divided by A1. Bearing strength of concrete is enhanced by A2 divided by A1 under root, okay. So we followed this formula and find the bearing strength of concrete, okay. So this is our footing and this is our area. So by this formula we find out the bearing capacity of concrete, that is FVR equal to 21.6 Newton per mm square.